स्टूडेंट्स, हम लोग नॉर्मलाइजेशन इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आज हम लोगों ने पढ़ना है। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ और आप लोगों ने ये कहा था कि इसे रिवाइज़ करते हैं। तो ये मैं रिवीजन के तौर पे आपको एक और एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करती हूँ। फिर मैं आपको असाइनमेंट भी दूँगी एट द लास्ट, इसलिए आप ये अच्छी तरह ध्यान से सुन लें। और कोई भी इसमें जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ वो आपकी असाइनमेंट से रिलेटेड है। आपको असाइनमेंट की उसी वक्त समझ आएगी जब आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आएगी। इसका जो भी मेरा लेक्चर है इसका मैं आपको अपने व्हाट्सएप पे लिंक भी दे दूँगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और बटन आइकन का जो बेल का बटन है उसे प्रेस करें ताकि फ़र्दर जो भी नोटिफिकेशन आएंगी आपको मिलते रहेंगी। तो आज हम लोग ये नॉर्मलाइजेशन इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसकी मैंने आपको रोज़ों में रमज़ान शरीफ में जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल दी थी, फिर मैंने एक असाइनमेंट भी आप लोगों को दी थी। और आज हम एक और एग्जांपल और असाइनमेंट के थ्रू इसको समझते हैं। और ये पेपर से के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में ही। ठीक है, इसको देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन है क्या। बेसिकली नॉर्मलाइजेशन जो है डेटाबेस में हम यूज़ करते हैं डाटा को नॉर्मलाइज़ करने के लिए। मैनुअल इन्वायरमेंट में वो इन्वायरमेंट जहाँ पे कंप्यूटर यूज़ नहीं होता, डाटा को मैनुअली मेंटेन किया जाता है, यानी क्लरिकल स्टाफ अपने डाटा को मेंटेन करता है विदाउट यूजिंग एनी टेक्नोलॉजी, विदाउट यूजिंग एनी कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो वो डाटा जो है वो स्कैटर होता है, वो नॉर्मलाइज नहीं होता। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो सबसे पहले उसके डाटा को नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइज के से क्या मुराद है, उसको इस तरह नॉर्मल हालत में लाते हैं कि हम फर्दर कोई भी सॉफ्टवेयर में उस डेटाबेस को यूज़ कर सकें। आपके पास जो डाटा क्लरिकल स्टाफ आपको देता है, अगर हम उसको एज इट इज़ किसी डेटाबेस में फीड करना चाहें तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। हमें उस डाटा को पहले नॉर्मलाइज़ करना है, नॉर्मलाइज़ करने के बाद फिर हम उसको किसी सॉफ्टवेयर में फीड करेंगे। तो सबसे पहले डाटा को नॉर्मलाइज़ करना ज़रूरी होता है। और नॉर्मलाइजेशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग द डाटा इन ए डेटाबेस सो दैट इट मीट टू बेसिक रिक्वायरमेंट। कि आप डाटा को नॉर्मलाइज इस तरह करें कि वो हमारी टू रिक्वायरमेंट्स का या दो चीज़ों का ख्याल रखें। देयर इज़ द नो रिडेंडेंसी ऑफ डाटा। रिडेंडेंसी मीन डाटा का रिपीट होना या रेपिटिशन इज़ कॉल्ड डाटा रिडेंडेंसी। आपका डाटा रिपीट ना होता हो। ठीक है, डाटा डिपेंडेंसीज आर लॉजिकल, और जो डाटा एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है उसका कोई लॉजिक हो। इसको मैं भी आपको क्लियर करती हूँ। नॉर्मलाइजेशन यूजुअली इन्वॉल्व डिवाइडिंग ए डाटाबेस इनटू टू और मोर टेबल्स एंड डिफाइनिंग रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल। अब हमने क्या करना है, नॉर्मलाइजेशन को डिवाइड कर देना है टू और मोर टेबल्स में, और इस तरह के उनका हम रिलेशनशिप भी बना सकें इसे। ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, नॉर्मलाइजेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि हम जब नॉर्मलाइजेशन यूज़ करते हैं तो उसका पर्पस क्या है नॉर्मलाइजेशन का। मिनिमाइज रिडेंडेंसी इन डाटा, डाटा में जो रेपिटिशन आ रही है उसको इस हद तक कम कर दें कि डाटा में अब हमें कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। रिमूव, इंसर्ट, delete and update anomalies during the database activities. Anomalies are the problems which are faced during the normalization. Anomalies की definition मैंने पहले भी आप लोगों को लिखवाई हुई है। Anomalies हमारे वो प्रॉब्लम है जो कि हमें डेटाबेस की एक्टिविटी जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसमें फेस करने पड़ते हैं। कितने तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं? इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट, तीन तरह की नॉर्मलीज होती है जो हमें फेस करनी पड़ती हैं ड्यूरिंग द नॉर्मलाइजेशन। reduce the data to reorganize data when it is modified or enhanced। अब क्या है, डाटा को आप रीऑर्गेनाइज करें इस तरह कि जब हम उसको फर्दर ऑर्गेनाइज करें तो हमें उसमें प्रॉब्लम फेस ना करने पड़े। एंड नॉर्मलाइजेशन रिड्यूस ए कॉम्प्लेक्स यूज़र व्यू इनटू द नंबर ऑफ सब ग्रुप।
के डाटा को इस तरह इस सिंपल हालत में लेके आएँ कि सब ग्रुप्स जो उसको व्यू कर रहे हैं उन्हें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नज़र ना आए डाटा की। ये मेन पर्पज़ है हमारे पास जब हम डेटाबेस को मेंटेन करते हैं या डेटाबेस को डाटा को नॉर्मलाइज़ कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों का हम ख़्याल रखते हैं कि हमारे डेटाबेस में ये चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि जब हमने इसका पर्पस डिफ़ाइन कर दिया तो कितने स्टेप्स में हम डाटा को नॉर्मलाइज़ करते हैं और उसकी रिडंडेंसी को ख़त्म करते हैं। 5th तक हम जाते हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड, थर्ड, और एक बायोस कोड था जो एक साइंटिस्ट हैं उन्हीं के नाम से उन्होंने BCNF बनाया था। लेकिन आपके सिलेबस में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म है एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म है, और हम उसी को ही डिस्कस करेंगे कि इसमें हम किस तरह मूव करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोगों ने इसे करना है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म डिफाइन दैट ऑल द एट्रीब्यूट्स इन ए रिलेशन मस्ट हैव एटॉमिक डोमेन। व्हाट इज़ द मीन ऑफ एट्रीब्यूट्स? एट्रीब्यूट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच एन एंटिटी कंटेन। अब एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे स्टूडेंट्स का रोल नंबर है, नेम है, उसका एड्रेस है, तो ये आपकी एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं। वो कहते हैं कि आपके पास हर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हर एट्रीब्यूट की जो है उसकी एटॉमिक डोमेन होनी चाहिए। एटॉमिक से क्या मुराद है कि एट द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम देयर मस्ट बी ए सिंगल वैल्यू। दैट इज़ द डेफिनेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, जो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। आप बुक देखें, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन यही है कि एट द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम देयर मस्ट बी ए वैल्यू। सिर्फ एक वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को, तभी हम डिकम्पोज कर सकते हैं। प्लेस ऑल आइटम्स दैट अपेयर इन द रिपीटिंग ग्रुप इन ए न्यू टेबल। अगर हमारे पास एक कॉलम में बहुत सारी वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हैं तो हम क्या करेंगे, रिपीटिंग वैल्यू को बार बार लिखेंगे और उनका एक जो हम एक नया टेबल बनाएंगे उसमें अगर 10 वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है तो उनका हर एक का अलग अलग रो बनेगी। एट द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड ग्रुप आप ग्रुप ऑफ वैल्यू नहीं डाल सकते। डेजिग्नेट ए प्राइमरी की फॉर ईच न्यू टेबल प्रोड्यूस्ड। अब आपका जो नया टेबल बना है उसमें आप प्राइमरी की रूल डिफ़ाइन करें। व्हाट इज़ द मीन ऑफ प्राइमरी की? आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियर है, अभी आगे भी देख लेते हैं। Duplicate in the new table the primary key of the table from which the repeating group was extracted of और vice versa। अब आप क्या करेंगे, नया टेबल में जब प्राइमरी की आ रही है तो आप देखेंगे कि रिपीटिंग ग्रुप आपके जनरेट नहीं होने चाहिए। इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। अब ये आप एक एग्जांपल देखें, दैट इज़ नॉट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। कैसे हमें पता चला? एक इसकी सबसे पहले एट्रीब्यूट्स देखते हैं। एक स्टूडियो है, डायरेक्टर है एंड मूवी है। कॉलम नेम इज़ सिंपली कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। अगर मैं सादा सा आपको समझाऊँ ना, यहाँ जो कॉलम नेम है स्टूडियो, डायरेक्टर एंड मूवी, ये एट्रीब्यूट्स हैं। अब यहाँ पे आप देखें स्टूडियो में एक ही स्टूडियो जिक्र किया गया, डायरेक्टर भी एक ही है, लेकिन इधर मूवीज़ देखें तो आपके पास एक रो में 2 वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं, द एवरेजन एंड कैप्टन अमेरिका। अब आपके पास यहाँ मूवीज़ हमारे पास 2 हैं, तो इसका फ़ौरन हमें क्लियर हो गया कि एट द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ एग्जिस्ट विच इज़ नॉट इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, बिकॉज इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एट द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम देयर मस्ट बी ए वैल्यू। सेम इसी तरह इसकी सेकंड रो में भी यही प्रॉब्लम है कि आपके पास एक रो में जो है 2 मूवीज़ का जिक्र किया गया है, तो ये आपके पास टेबल जो है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को डिफ़ाइन नहीं करता। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे? आपने क्या करना है, जहाँ पे मूवी आ रही है उसमें एक नई रो क्रिएट करेंगे और नई रो क्रिएट करने के बाद टेबल जो आपके पास है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। अब ये देखें, ये जो टेबल है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का टेबल है। कैसे? आप अब चेक कर लो, एट द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम देयर इज़ ए सिंगल वैल्यू। हर
इंटरसेक्शन में सिर्फ एक एक वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, और ना ही इस तरह है कि आपके पास कोई सेल या कोई वैल्यू खाली जा रही है। ये हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है। इस वक्त हम अननॉर्मलाइज से कहाँ आ गए हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, ये अब हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बन गया, जिसमें हमने एक तो रिपीटिंग ग्रुप थे उसको ख़त्म किया है, लेकिन अभी भी हम इसे प्रॉपर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म नहीं कह सकते। वो इस वजह से कि अभी हमने इसमें प्राइमरी की डिफ़ाइन नहीं की। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल को गौर से देखेंगे और चेक करेंगे कि इसमें प्राइमरी की क्या बनती है। अब आप यहाँ देखें, स्टूडियो रिपीट हो रहा है, मार्वल 2 दफ़ा है। इसी तरह डायरेक्टर का भी यही है कि मार्वल जो है वो उसका डायरेक्टर एक ही है। तो यहाँ पे अब हमने देखना है कि हम प्राइमरी की किस तरह बनाएं। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में देखें कि प्राइम एट्रीब्यूट विच इज़ अ पार्ट ऑफ प्राइमरी की इज़ कॉल्ड प्राइम एट्रीब्यूट। वो हमारे कॉलम जो प्राइमरी की का हिस्सा बन जाते हैं वो एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम उसे प्राइमरी की भी कॉल करते हैं। और वो जो प्राइमरी की नहीं बनते वो नॉन प्राइमरी कीज़ कहलाते हैं, या नॉन की एट्रीब्यूट्स भी हम उसे नाम देते हैं। तो यहाँ पे उसने उसका दूसरा नाम प्राइम एट्रीब्यूट, वो जो प्राइमरी की का हिस्सा है, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो कि प्राइमरी की का हिस्सा नहीं है, वो हमारे पास नॉन प्राइमरी की कहलाएंगे। अब हमने ये देखना है कि हमारे टेबल में जो बना था उसमें हमने प्राइमरी की किस तरह डिफ़ाइन करनी है। आप ये देखें, ये हमारा टेबल था, उसमें यहाँ पे उसने 2 प्राइमरी कीज़ डिफ़ाइन की है, एक है स्टूडियो और दूसरा है मूवी। अब ये देखें, ये हमने खाली स्टूडियो को प्राइमरी की इसलिए नहीं बना पाए कि आपके पास स्टूडियो जो है मार्वल रिपीट हो रहा था, लेकिन मार्वल की फ़र्स्ट मूवी ये है और सेकंड मूवी ये है। तो इसका मतलब है कि अगर हम मूवीज़ को यूज़ करें और दोनों को, स्टूडियो को और मूवी को, इसको एज ए प्राइमरी की रखें, तो हम एक बना सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि हमारी प्राइमरी की है। अब यहाँ पे प्राइमरी की एक सिंगल कॉलम की नहीं बनी, बल्कि ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ की बनी है, तो इसको हम नाम देंगे कंपोजिट की का। ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है। अब आप ये देखें, ये हमारे पास टेबल जो है इस तरह बन गया, लेकिन इसके जो नॉन की एट्रीब्यूट्स बजट एंड सिटी, ये टोटली जो हैं स्टूडियो और मूवी पे डिपेंड नहीं करते। वो कहते हैं कि प्राइमरी की जो है स्टूडियो और मूवी 2 बने हैं, जबकि सिटी जो है टोटली डिपेंड कर रहा है स्टूडियो पे, कि इस सिटी में, जैसे न्यूयॉर्क है, इसमें जो स्टूडियो है मार्वल है, और न्यूयॉर्क में एक दूसरा है वो मार्वल है। यानी न्यूयॉर्क में एक स्टूडियो है जिसका नाम है मार्वल। इसका मतलब है कि मेरी जो नॉन की एट्रीब्यूट है सिटी, वो मूवी पे डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि प्राइमरी की के सिर्फ एक हिस्से पे डिपेंड कर रही है, दैट इज़ स्टूडियो। यानी होल प्राइमरी की पे डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि प्राइमरी की के एक हिस्से पे डिपेंड कर रही है। तो इसको हम लोगों ने फंक्शनल एट्रीब्यूट का भी नाम दिया था, कि जो कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन है, कि एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज़ फुली फंक्शनली डिपेंड ऑन द प्राइमरी की और ऑन द पार्ट ऑफ द प्राइमरी की। यानी या तो प्राइमरी की के किसी एक हिस्से पे या टोटली प्राइमरी की पे डिपेंड करना चाहिए। अब आप ये देखें, यहाँ पे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास सिटी जो है वो क्या है, वो डिपेंड कर रहे हैं प्राइमरी की के एक हिस्से पे। सिटी जो है स्टूडियो पे डिपेंड कर रहा है। अब हम इसे क्या करेंगे, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम इसे अलग कर लेंगे, और आपके पास जो है जब हम इसे अलग करेंगे तो हमारे पास जो बनेगा सॉल्यूशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म का। ओल्ड स्कीम क्या थी, सबसे पहले हमने 2 कॉलम्स को बनाया प्राइमरी की, और उस पर बनाया बजट और सिटी। अब हमारे पास जो न्यू स्कीम बनी है यानी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, वो है मूवी, स्टूडियो एंड बजट। और फिर हम जब उसको अलग करेंगे, यानी नॉन की एट्रीब्यूट का देखेंगे कि क्या वो प्राइमरी की के होल उस पर डिपेंड कर रहा है, होल प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहा है। हमने देखा कि वो होल पे डिपेंड नहीं करा, बल्कि प्राइमरी की के एक हिस्से पे कर रहा है, दैट इज़ स्टूडियो। तो हम क्या करेंगे, स्टूडियो और सिटी को अलग कर लेंगे, और यहाँ से बाकी जो चीज़ें, मूवी आपके पास आ जाएगी, स्टूडियो आ जाएगा, और बजट,
इसको अलग कर लेंगे। इसका क्या मतलब है कि हम ये जो अब आप इन टेबल्स को देखें तो ये 2 टेबल्स जो हैं ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म की रिक्वायरमेंट को मुकम्मल फुलफ़िल कर रहे हैं कि एवरी नॉन की एट्रीब्यूट। फर्स्ट टेबल देखें, बजट जो है वो जो जिस मूवी का था और जिस स्टूडियो में हुआ है उस पे कर है, ये पहला टेबल है। और देखें कि किस सिटी में कौन सा स्टूडियो था, यानी नॉन की एट्रीब्यूट प्राइमरी की के जब एक हिस्से पे डिपेंड किए तो ये हमने इसको अलग करके सेकंड नॉर्मल फॉर्म में इसको इस तरह समझा दिया। अब हमारा यहाँ तक तो काम कंप्लीट हो गया कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नॉन की एट्रीब्यूट्स एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम ये देखते हैं कि क्या नॉन की एट्रीब्यूट कोई ऐसे तो नहीं है कि वो प्राइमरी की के किसी एक ही उसको कर रहे हो नॉन की एट्रीब्यूट। यहाँ पे प्राइमरी की को तो हमने सॉल्व कर लिया। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमने ये चीज़ चेक करनी है कि क्या नॉन की एट्रीब्यूट एक दूसरे पे तो डिपेंड नहीं करे, और एंड दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मीन डिपेंडेंसी ऑफ नॉन की एट्रीब्यूट्स, नॉन के एट्रीब्यूट का एक दूसरे पे डिपेंड करना ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहलाता है। अगर ये वाला मसला हो तो हम कहते हैं कि हमारा टेबल जो है इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर टेबल जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जाए, डिपेंड करता है। अगर नॉन की एट्रीब्यूट्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते तो वही सेकंड नॉर्मल फॉर्म एज इट इज़ थर्ड नॉर्मल फॉर्म में चला जाएगा। और अगर नॉन की एट्रीब्यूट एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उनका अलग से टेबल बनाना पड़ेगा। और क्या ख्याल रखना है, द टेबल शुड बी द सेकंड नॉर्मल फॉर्म, उस टेबल को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ज़रूर होना चाहिए। और क्या उनमें अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है जैसे मैंने अभी बताया तो फिर हम उसको अलग करेंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल देखें ज़रा, उसने यहाँ पे स्टूडियो टेम्प एंड सिटी की एग्जांपल दी है। अब इस एग्जांपल को अगर हम चेक करें तो इसमें हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है कि स्टूडियो जो है स्टूडियो सिटी पे डिपेंड किया। अब ये तो हम ये वाला टेबल हम लोग ऑलरेडी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कर चुके थे, लेकिन स्टूडियो सिटी जो कि नॉन की एट्रीब्यूट है वो स्टूडियो पे डिपेंड नहीं कर रहा बल्कि सिटी टेम्प पे डिपेंड कर रहा है। यानी दो नॉन की एट्रीब्यूट्स एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे थे। यानी हमारी ओल्ड स्कीम से हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जब हम थे, लेकिन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में दो नॉन की एट्रीब्यूट्स एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। इस वजह से हमें क्या करना पड़ा, स्टूडियो सिटी और सिटी टेम्प इनको फिर हमने अलग किया। ये दो नॉन की एट्रीब्यूट्स थे जो कि सिटी टेम्प जो है टोटली स्टूडियो सिटी पे डिपेंड कर रहा है, स्टूडियो पे डिपेंड नहीं करा। इन नॉन की एट्रीब्यूट्स को हम फिर अलग कर लेंगे और यहाँ पे ये जो हमारा अलग से टेबल बना है स्टूडियो सिटी और सिटी टेम्प, यहाँ पे इस टेबल की प्राइमरी की स्टूडियो सिटी है। समझ आ रही है ना बात की, कि यहाँ पे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नॉन की एट्रीब्यूट्स एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे थे और उनके डिपेंड करने की वजह से हमने फिर से उसको अलग करके नॉन की एट्रीब्यूट्स को अलग कर लिया। अब एक चीज़ चेक करें कि हमारे पास डाटा किस फॉर्म में आया था, और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आपके पास टेबल जो हैं 4 टेबल्स में डिवाइड हो चुके हैं, ठीक है। और इसी तरह करके अब हम इस काबिल हो गए हैं हमारा डाटा कि हम उसे किसी भी उसमें डेटाबेस में शिफ्ट करते हुए आप उसका डेटाबेस बना सकते हैं। अब ये देखें, मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, दैट इज़ योर असाइनमेंट। ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, बल्कि ये अननॉर्मलाइज फॉर्म है। बल्कि आप लोग खुद मुझे देख के बताएं कि ये क्यों अननॉर्मलाइज है। इसका आपने फ़र्स्ट नॉर्मल फॉर्म बनाना है। सबसे पहले फ़र्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है, जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है ना, सेम इस तरह लिख के कि फ़र्स्ट नॉर्मल फॉर्म की क्या डेफिनेशन है, इसमें क्या एनॉमलीज़ हैं, उसको मैं किस तरह सॉल्व करूँगी, फिर मैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जाऊँगी और थर्ड में। इस तरह करके आपने मुझे इसका थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक सबमिट करवाना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे ग्रुप में मेरे से पूछें, मैं कोशिश करूँगी आपको आंसर देने की। तो आपने इस टेबल को लेकिन कोशिश कीजिएगा खुद से करने की, एक दूसरे की हेल्प ना लें, क्योंकि हो सकता है पेपर में आ जाए तो आपने उसको फिर अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करना है। पेपर में
अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, फंक्शनल डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले बता चुकी हूँ, आपकी बुक में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। डेफिनेशंस आप वहाँ से कर लीजिएगा, मैं इसकी भी पीडीएफ आपको दे देती हूँ, लेकिन आप लोगों ने पहले जो याद किया हुआ है ना बुक में से, उसको ही कर लीजिएगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल कोट की हुई है। उसके बाद ये एनॉमलीज़, टाइप ऑफ एनॉमलीज़ कितनी है, ये आपके पेपर में आ सकता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये वाला जो है एग्जांपल, ये अगर आए भी नॉर्मलाइजेशन की, तो ये लॉन्ग के लिए आ सकती है, इसलिए ये वाली एग्जांपल कर लें, फिर मैं एक और आपको असाइनमेंट दे दूँगी ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो कोई भी प्रॉब्लम आप लोग मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा, तो मैं आपको मज़ीद इसको समझा दूँगी। अल्लाह हाफिज़।